नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, है ना, कि भाई मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज लगभग ये अंतिम क्लास है मानव श्वसन से संबंधित। इससे पहले 3 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासें जरूर देख लेवे, ठीक है। तो उन क्लासों में हमने पढ़ा था, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था श्वसन संबंधी परिभाषाओं के बारे में। किसके बारे में? श्वसन संबंधी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने श्वसन के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने श्वसन की क्रिया प्रणाली या क्रिया विधि के बारे में पढ़ा। और आज अपन अंतिम पढ़ेंगे मानव श्वसन संबंधी रोग या श्वसन तंत्र से संबंधित प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, तो उनको अपने को देखना है। रोगों को पढ़ने से पहले हम श्वसन से संबंधित 2 चीजें और अपन पढ़ेंगे। एक तो है हमारे गैसों का विनिमय कैसे होता है, एक तो होता है गैसों का विनिमय कैसे होता है और एक गैसों का स्थानांतरण है वो कैसे होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं श्वसन संबंधी रोग। तो सबसे पहले देखते हैं गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो बात करें गैसों का विनिमय, ठीक है। तो गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, देखो मानव शरीर में गैसें कौन सी? O2 और CO2 दो का विनिमय होता है। श्वसन में अपन ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। O2 और CO2 का विनिमय 2 स्थानों पर होता है। कितने स्थानों पर होता है? विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो 2 स्थानों पर होती है। अब वो 2 स्थान कौन कौन से देखते हैं, देखो सबसे पहले वायु कुपिका। हम जो श्वास लेते हैं तो वो नासिका के द्वारा श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर लास्ट में कहाँ जाएगी? वायु कुपिकाओं में। कहाँ जाएगी वो? वायु कुपिकाओं में। पिछली क्लास में श्वसन मार्ग बता चुका हूं, है ना। इससे पहले की जो क्लास है उसमें श्वसन मार्ग के बारे में पूरा डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर देख लेवे, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी जरूर इसको शेयर करें, ठीक है। तो वायु कुपिका में चली गई, हमने जो वायु ली है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब ये ऑक्सीजन वायु कुपिकाओं में रक्त आता है। कौन आता है? रक्त। हृदय होता है ना, हृदय। हमारा हृदय अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में कौन स्थित होती है? वायु कुपिका है। ध्यान रखना, हमारा जो हृदय होता है वो अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध कौन सा? CO2 युक्त, CO2 युक्त रुधिर को यह भेजेगा किसमें? वायु कुपिकाओं में। तो वायु कुपिकाओं में रक्त से CO2 निकलकर किस में आ जाएगी? वायु कुपिका में आ जाएगी। और वायु कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है, जो हम फेफड़ों में जो हम श्वसन से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन तो चली जाती है इसमें, रक्त में, और CO2 चली जाती है इसमें। और जब हम निःश्वसन करता है, उच्च वसन करता है, तो उच्च वसन के दौरान उस CO2 को अपन छोड़ देते हैं। तो एक तो विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो रक्त और इसके वायु कुपिका के बीच में होती है। तो एक तो हो गया स्थान ये हो गया, है ना। वायु कुपिका मतलब फेफड़े और रक्त के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। अब ये रक्त वापस किस में जाएगा? हृदय में जाएगा। किस में जाएगा? हृदय में जाएगा। डबल ब्लड सर्कुलेशन पता है ना। हमारे शरीर में रक्त एक चक्कर में हृदय में 2 बार आता है। एक बार अशुद्ध रुधिर आता है जिसको हृदय शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है, और एक बार शुद्ध रुधिर आता है वापिस हृदय में और हृदय उसको शरीर में भेज देता है। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो रुधिर जो है वो जाएगा हृदय में, और हृदय उसको भेज देगा उत्तकों या कोशिकाओं में। कहाँ? उत्तकों या कोशिकाओं में भेज देगा। तो रक्त और कोशिकाओं के बीच में अब O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा, ठीक है। यहाँ पे ये CO2 है ना, O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। कैसे? रक्त हृदय से आया है या फेफड़ों से आया है, तो इसके पास में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो ये अपनी ऑक्सीजन उत्तकों या कोशिकाओं को दे देगा। किसको दे देगा? उत्तकों या कोशिकाओं को दे देगा। और उत्तकों या कोशिकाओं में क्या बनती है? CO2 बनती है। क्या बनती है? उपापचयी क्रियाओं के दौरान CO2 बनती है। इस CO2 को उत्तक या कोशिका किस में डाल देती है? रक्त में डाल देती है। रक्त वापस कहाँ आता है? फेफड़ों में, और कुपिका में वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर वापस ये
कहाँ जाता है? रक्त ऊतकों में जाता है और ऊतकों या कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। इस प्रकार दो जगह, एक तो हो गया कूपिका और रक्त के बीच में गैसों का विनिमय, और एक हो गया रक्त व ऊतकों के बीच में गैसों का विनिमय। तो दो जगहों पर मानव में रक्त का विनिमय, गैसों का विनिमय होता है। किसका विनिमय होता है? गैसों का विनिमय होता है। आगे बात समझ में? तो ये तो है गैसों के विनिमय से संबंध में। अब आगे अपन देखें गैसों का परिवहन कैसे होता है ना। CO2 और O2 है, इसका परिवहन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, तो इसको अपन देखते हैं। तो देखो O2 व CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। कौन होता है? O2 और CO2 है, इनका परिवहन का कार्य रक्त का ही होता है, और रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है। ये हम सब जानते हैं। रक्त किसका कार्य करता है? परिसंचरण का कार्य करता है। अब देखो इसमें लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में स्थित है ना, रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाओं जिनको कहते हैं आरबीसी द्वारा होता है। ये ध्यान रखना मुख्यतः। तो हम यह कह सकते हैं कि मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। आपको पता हमारी लाल रक्त कणिकाओं में एक वर्णक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? उसका नाम है हीमोग्लोबिन, HB से उसको अपन दर्शाते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन होती है वो इस हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है ऑक्सीजन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन या यूं लिख दो आरबीसी के द्वारा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरबीसी में ही पाया जाता है। तो अधिकांशतः, अब सवाल ये परसेंटेज का कम पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। मुख्यतः का मतलब हो गया 97% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है, या हीमोग्लोबिन बोल दो आप तो भी सही है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अब 97% ऑक्सीजन का परिवहन तो किसके द्वारा हो गया? आरबीसी के द्वारा हो गया। अब शेष कितनी बची? 3%। तो शेष 3% O2 का जो परिवहन वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा। अरे रक्त के भाग होता है, रक्त में एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं। रक्त को दो भागों में बांटता है। जब परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे या रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से बताऊंगा कि रक्त को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में अकार्बनिक और जल ये पाया जाता है। तो प्लाज्मा किसका भाग होता है? रक्त का ही भाग होता है। तो प्लाज्मा द्वारा गुलित अवस्था में होता है, मतलब शेष 3% ऑक्सीजन का परिवहन है वो प्लाज्मा में गुलित अवस्था में होता है। किसमें होता है? गुलित अवस्था में होता है। प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है उसमें घुल जाती है। ध्यान रखना ऑक्सीजन ज्यादा नहीं घुलती है, ऑक्सीजन जल में आंशिक विलय होती है, जबकि CO2 सर्वाधिक विलय होती है। CO2 है वो सर्वाधिक विलय होती है, ध्यान रखना। अब देखो CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो लगभग 20 से 25% CO2 है ना, 20 से 25% CO2 का परिवहन है वो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा 20 से 25% CO2 का परिवहन होता है, जबकि 70% CO2 का अधिकांशतः है ना, या कह सकते हैं कि अपन अधिकांशतः है ना, ध्यान रखना है। अधिकांशतः CO2 का परिवहन मतलब 70% CO2 का जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और ये बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो 70% CO2 का परिवहन है वो प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः CO2 का परिवहन तो प्लाज्मा द्वारा होता है, और अधिकांशतः ऑक्सीजन का परिवहन है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। और यहीं से सवाल आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन है वो रक्त के द्वारा कितना होता है, प्लाज्मा के द्वारा कितना होता है, या मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, मुख्यतः CO2 का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है। तो इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव में
श्वसन संबंधी प्रमुख रोग है वो कौन कौन से होते हैं। तो श्वसन संबंधी प्रमुख रोगों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अस्थमा या दमा क्या है? देखो, यह रोग परागकण, धूल कण, खाद्य पदार्थों, धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से होने वाली एलर्जी के कारण, है ना, किसके कारण? एलर्जी के कारण होता है, ध्यान रखना है। तो अस्थमा या दमा जो रोग होता है उसका मुख्य जो कारण होता है वो एलर्जी होती है। मुख्य कारण क्या होता है? एलर्जी होती है। और जब एलर्जी होती है तो व्यक्ति जोर जोर से खांसने लग जाता है, ठीक है। अब ये एलर्जी किस किस के कारण से हो सकती है? परागकणों के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? परागकणों का कारण हो सकती है। धूल के कणों, डस्ट उड़ती है ना, कई लोगों को झाड़ू वगैरह लगाता है तो जो डस्ट उड़ती है उससे भी एलर्जी होने लग जाती है और फिर खांसी शुरू हो जाती है, फिर वो रुकती नहीं है ना। तो वो एलर्जी तो श्वसन से संबंधित बीमारी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों की गंध, जैसे मान लिया कि मिर्च है या इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थों की गंध आती है तो उनसे भी फिर होने लग जाती है खांसी। फिर इसके अलावा धुआं है, ठीक है, ठंड है, ज्यादा ठंड, सर्दी है, धूम्रपान है ना, धूम्रपान करने आदि से जो एलर्जी उत्पन्न होती है उससे ये रोग होता है। आगे देखो, आगे क्या है? अस्थमा का दौरा पड़ने पर, जब व्यक्ति को अस्थमा होता है उस टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। अस्थमा का दौरा होने पर उच्च वसन के समय, उच्च वसन का मतलब क्या होता है? श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। अरे नहीं, श्वसन और उच्च वसन दो प्रक्रिया पड़ी। उच्च वसन का मतलब होता है एक्सपायरेशन, है ना, श्वसन, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया। तो उच्च वसन के समय सीटी बजने की आवाज निकलती है। किसकी आवाज निकलती है? सीटी बजने की आवाज निकलती है, ध्यान रखना है। तो सीटी किस रोग में बजती है? अस्थमा में बजती है। ये सवाल आया हुआ है ना, कि किस श्वसन संबंधी रोग में उच्च वसन के समय फेफड़ों से सीटी की आवाज सुनाई देती है, सीटी के समान आवाज दिखाई देती है, सुनाई देती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अस्थमा। आगे देखो, इसका उपचार क्या है? तो इसके उपचार की अपन बात करें, इसका उपचार क्या होगा? उपचार है कि इस रोग से बचने का सर्वोत्तम उपाय एलर्जी कारकों से दूर रहना एवं उनसे बचना चाहिए। जिन जिन कारकों से व्यक्ति को एलर्जी होती है उनसे उसको दूर रहना चाहिए, एकमात्र उपाय यही है। हालांकि कुछ हद तक दवाओं, जैसे मान लिया कि अचानक से हो गई ये बीमारी, ठीक है, तो डॉक्टर के पास में देंगे तो वो दवाई देगा तो होते, पर परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है एलर्जी का। आप सब जानते हैं कि जिस चीज से एलर्जी होती है उससे अवॉइड रहो, उससे क्या रहो? दूर रहो, अवॉइड रहो। वही एकमात्र परमानेंट उपचार वही है ना। आगे बात करें दूसरे रोग, आगे देखो, इस रोग के उपचार हेतु ब्रोंकोडायलेटर तथा एंटीबायोटिक दवा का सेवन करना चाहिए। यदि जिस टाइम दमा होता है, अस्थमा होता है, तो उस टाइम में वो एक तो ब्रोंकोडायलेटर और एक एंटीबायोटिक जो इसकी दवाएं आती है, इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला रोग पढ़े, दूसरा रोग है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। तो इस रोग में क्या होता है? देखो, यह रोग धूम्रपान के कारण होता है। किसके कारण? धूम्रपान के कारण होने वाला रोग है, ध्यान रखना, ठीक है। किसके कारण? धूम्रपान, मुख्यतः धूम्रपान के कारण। जबकि इसमें भी धूम्रपान आया है, लेकिन धूम्रपान के अलावा ये एलर्जी से होता है। अब एलर्जी किससे? परागकण है, धूल कण, खाद्य पदार्थ, धुआं, इनसे भी हो सकती है। पर ये प्रॉपर धूम्रपान से होने वाला रोग है, वो प्रॉपर धूम्रपान से नहीं होता है, ठीक है। तो धूम्रपान के कारण होता है सिगरेट, है ना, सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायनों के कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने के कारण श्वसनी में सूजन आ जाती है। किसमें? श्वसनी जो होती है, ब्रोंक्लिया जो होती है, ब्रोंक्लिया में सूजन आ जाती है। जो व्यक्ति ज्यादा बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करता है ना, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में फेफड़ों में श्लेष्मा बनता है। क्या बनता है? ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा बनता है ना, पानी जैसा तरल पदार्थ बनता है। और साथ ही साथ जो श्वसनी होती है वो सूज जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो श्वास लेने में फिर क्या होती है? तकलीफ होती है। जब सूजन आ जाएगी तो व्यक्ति जब भी श्वास लेगा तो फेफड़ों में और श्वास नली में क्या होगा? दर्द महसूस होगा। क्या होगा? दर्द महसूस होता है। आगे बात है, तो धूम्रपान है उससे हमें अवॉइड रहना है ना। सिगरेट है, जो भी बीड़ी है, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है
टोबैको कैसेज कैंसर, है ना, या धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, इस प्रकार की चेतावनियां लिखी होती है। पर उसके बावजूद भी लोग मूर्ख बनते हैं, ठीक है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चेतावनी दे रखी है तो दोहरा नुकसान है, एक तो पैसे गए, ठीक है, और एक शरीर गया, और बाद में जो पैसे कमाए जवानी में फिर वो बुढ़ापे में उन कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में फिर लगा देता है। वो तो आते नहीं, और पैसे लगाने पड़ते हैं ना, उसके अलावा तो चारों तरफ से व्यक्ति बर्बादी की राह पर होता है। तो इसलिए मैं यही राय दूंगा कि बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन तो लाइफ में करना ही नहीं है ना। यदि शरीर से आप अपना प्यार करते हो, शरीर को यदि अच्छा चाहते हो, तो बीड़ी, सिगरेट वगैरह नशीले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल के युवाओं में क्या है, ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड होता है, चौराहे पे बैठते हैं, दुकानों पे बैठते हैं, फिर एक 4 स्कोर लेते हैं, दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, है ना। ऐसे निकृष्ट लोग हैं, उनकी मानसिकता घिनौनी मानसिकता है ना। वो सोचते हैं कि बड़े ठरके से ऐसे 4 स्कोर पीने से मेरी कोई वाहवाही होगी। वाहवाही नहीं, हम जैसे लोग देखते हैं तो हम उनको गंदी सोच के समझते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अब इसका उपचार क्या है? उपचार है धूम्रपान से दूर रहकर इस रोग से बचा जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या भाई, धूम्रपान ही है। तो धूम्रपान से अवॉइड करो, धूम्रपान मत करो, तो ये रोग नहीं होगा। आगे देखते हैं अपन, तीसरा रोग है वात स्फीति, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो इस रोग में क्या होता है, देखो यह रोग भी अत्यधिक धूम्रपान से होता है। ये भी किससे होता है? ये भी धूम्रपान से होने वाला रोग है। धूम्रपान से फेफड़ों में लगातार उत्तेजना होती है। लगातार क्या होती है? उत्तेजना होती है, और इसमें कुपिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वायु कुपिकाएं होती है ना, जिससे O2 और CO2 का क्या होता है? विनिमय होता है। जो विसरण सतह का कार्य करती है, तो वो सतह वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है। नष्ट होने के कारण है वो व्यक्ति को ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय नहीं हो पाता है ना। रक्त और कोशिकाओं के बीच में O2 और CO2 का विनिमय नहीं होगा, क्योंकि कुपिकाएं तो है वो नष्ट हो रही। कुपिकाएं नष्ट होती तो कुपिकाओं और रक्त के बीच में O2 और CO2 का विनिमय नहीं होता, तो व्यक्ति को श्वास लेने के बावजूद भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। श्वास अंदर खींचने के बावजूद भी कुपिकाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है कुपिकाओं को, तो व्यक्ति को श्वास में फिर तकलीफ होती है, ठीक है। आगे उपचार देखो क्या है इसका उपचार। धूम्रपान से दूर रहकर, एक तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग और ब्रोंको डायलेटर दवाओं से इसमें लाभ मिलता है ना, लाभ मिलता है। पर पूर्ण रूप से 100% इलाज संभव नहीं। 100% तो यही है कि दवाओं के साथ साथ व्यक्ति को धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ सुधार हो सकता है। बाकी गहरी स्थिति में फिर मुश्किल है चांस, ठीक है। फिर इसे टीबी वगैरह ऐसी और समस्याएं, कैंसर वगैरह, क्योंकि धूम्रपान से कैंसर भी होता है, तो वो और समस्याएं जन्म ले लेती है। आगे देखो, अब पढ़े न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया द्वारा फेफड़ों में संक्रमण से ये रोग होता है। ये रोग है एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब क्या? जीवाणु। तो ये रोग एक जीवाणु जनित रोग होता है, और इस रोग में क्या होता है? इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जब फेफड़ों में संक्रमण करता है, तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है। क्या जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है। तो यही रोग होता है न्यूमोनिया रोग। तो इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। क्या जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। ये रोग अधिकतर वृद्धों में, एक तो बूढ़े लोगों में और बच्चों में होता है ज्यादातर। इसलिए देखोगा न्यूमोनिया जो होता है वो ज्यादा बच्चों में होता है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है। उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो वृद्धों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है उम्र के साथ, और बच्चों में भी जो है वो कम होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो बच्चों और वृद्धों में ये रोग ज्यादा होता है। इसके अलावा इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक एवं ब्रोंकोडायलेटर दवाएं इस रोग में भी क्या होती है? उपयोगी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन,
फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, इसका प्रमुख कारण धूम्रपान ही होता है। ठीक है, तो फेफड़ों का जो कैंसर रोग होता है वो भी धूम्रपान से ही होता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, ठीक है, इन्हीं से होता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायन कैंसर जनक होते हैं। ध्यान रखना है, सिगरेट बीड़ी से भी ज्यादा खतरनाक कौन है, सिगरेट होता है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर जन्य होते हैं ना, जिनकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक है, और कैंसर कैसा होता है हम सब जानते हैं। ठीक है, और डायग्राम भी उस पे सिगरेट वाले पैकेट पे बना होता है, जबड़े खराब हो जाता है, फिर आखिर में व्यक्ति को मरना पड़ता है, उसका कोई उपचार नहीं। ठीक है, आगे बात करें, अगला है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस ये दोनों रोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। कौन से, वायु प्रदूषण के कारण होता है या होते हैं, दो रोग है तो होते हैं। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं वायु प्रदूषित हो गया तो सब में हो जाएगा। कौन से वायु प्रदूषण में, उसको देखें। ऐसे श्रमिक या ऐसे मजदूर लोग जो सिलिका एवं एस्बेस्टोस की खानों में या कारखानों में कार्य करते हैं, उनमें ये रोग होता है ना। जो सिलिका की जो खदानें होती है या एस्बेस्टोस की जो खानें होती है, उनमें जो काम करने वाले जो श्रमिक होता है, उनमें इस रोग के होने की संभावना वो क्या होती है, अधिक रहती है। ठीक है, ये दोनों रोग असाध्य है, इनका कोई इलाज नहीं है भाई, एक बार हो जाता है फिर इनका कोई इलाज नहीं है। अतः जिन कारणों से या कारकों से ये होते हैं उनसे बचना चाहिए। मतलब एस्बेस्टोसिस की और सिलिका की खानों में कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपको पता भी होगा, आप जीके में भी पढ़ते हो कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग से जो मरने वाले जो रोग होता है जिनको, है ना, तो उनके लिए सरकार अलग से पैकेज देती है ना, उनके लिए अलग से योजनाएं भी होती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्तियां देने की वगैरह ऐसी योजनाएं, ध्यान रखना है। तो ये थे प्रमुख 6 या 7 मान लो, इसको 7वां मान लो बोले आप, तो ये थे प्रमुख 6 या 7 रोग जो श्वसन से संबंधित होते हैं। तो श्वसन का जो लेसन है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और आगे कल हम एक नए लेसन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।